जाएगा तो नहीं वो हाँ ब्रेक जी, क्या करेगा। कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ये बीच में आपने ये स्ट्रिंग एस इक्वल टू स्पेस दे दिया ना, हाँ 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 हाँ। तो बीच में मिलेगा तो वहां से नहीं ब्रेक करेगा ये। अच्छा, अ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल तक करा है। हाँ, नॉट इक्वल टू नल चेक कर लिया, स्ट्रिंग ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। वाइल लूप के अंदर जब तक उसको नल नहीं मिल जाएगा तब तक वो इसको रीड करता रहेगा। जैसे उसे इंड ऑफ फाइल मिलेगी तो नल मिल जाएगा, मतलब वहीं पे वो ब्रेक कर लेगा। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हो। आपने तो सर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया, ज़रूरत नहीं था लगाने के लिए। मतलब कुछ ऐसा करके लगा भी सकते हो तुम। जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल है, जब तक नल नहीं मिलेगा तब तक ये काम करता रहेगा। तो ब्रेक का तो कोई ज़रूरत नहीं था। तो वाइल लूप तो चलता ही रहेगा ना, तो जब इसमें कोई नल मिल कंडीशन जाएगा नहीं तो है। रुक जाएगा ना। अरे लो, नल मिल जाएगा तो रुक जाएगा ना उस केस में। ये लो, हाँ सर। नल मिल जाएगा तो उस केस में ये रुक जाएगा। लेकिन ये अब क्या करेगा, ब्रेक कर दोगे, जब नल मिलेगा तो फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये काम करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसको चलाओ, तो कोई ब्रेक व्रेक की ज़रूरत नहीं है। तो चलो ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि हमने दो फाइल से मतलब डेटा कैसे उठाना है। ठीक है, दो फाइल, तीन फाइल, चार फाइल, जो भी होगा, मतलब एक सॉरी वेरी सॉरी, एक फाइल से कैसे हमें लाइन को ही डायरेक्टली रीड करके लाना है, ये हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, अब मैं आपको डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम का एक अलग ही रूप बताता हूँ। ठीक है, जैसे अ, ये तो इनपुट और आउटपुट रहने दो आप, इसकी तो ज़रूरत हमारे लिए पड़ी जाएगी। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और ये हमने दे दिया फाइल का नाम। ठीक है, ये दे दिया फाइल का नाम, मतलब इस फाइल में मान लो मुझे डेटा राइट कराना है। ठीक, और फिर हमने यहाँ से चलाया डेटा आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी, डेटा आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम में फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, और जहाँ इनपुट लिखा है वहाँ पे हम लिखेंगे डेटा आउटपुट। ठीक है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन गया, और ये हो गया हमारा डेटा आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा, अब हमारे पास डेटा आउटपुट स्ट्रीम के पास पता है मेथड है राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट मेथड चलाया। राइट क्या, राइट इंट, राइट फ्लोट, राइट कैर, राइट डबल, राइट बुलियन, राइट लॉन्ग, राइट लाइन। ठीक है, राइट लाइन नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट लाइन नहीं है, राइट यूटीएफ। यूटीएफ का मतलब है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब आप यहाँ पे जो भी फॉर्मेट दोगे सब ले लेगा, सारे यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर मैं राइट इंट लिखता हूँ, मान लो सपोज करो, मतलब सर, हाँ, यूनिवर्सल यूनिवर्सल टेक्स्ट मतलब फॉर्मेट मतलब कोई भी फॉर्मेट दे दो, कोई भी टेक्स्ट दे दो, मतलब कभी जरूरी नहीं बाइट कोड ही, कुछ भी। ठीक है, अब मैंने मान लो कि राइट इंट में दे दिया एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू दे दिया 97, तो ये इंटीजर वैल्यू ले आके फाइल में राइट कर लेगा। तो ये हमारे डेटा आउटपुट स्ट्रीम का खेल है। तो जब आप रीड करोगे ना डेटा इनपुट स्ट्रीम के थ्रू उसी फाइल को, तो उस केस में आपको फिर यहाँ से रीड इंट ही चलाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रहे, अगर राइट आपने इंट करा है तो रीड भी आपको इंट ही चलाना पड़ेगा। रीड इंट जो है एक इंटीजर वैल्यू आपको दे देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई में प्रिंट कर लीजिए, तो राइट इंट देन रीड इंट, समझ रहे हो? राइट कैर तो रीड कैर। क्या नाम था फाइल का, f1 f1.txt, तो f1 ओपन कर लीजिए,
ये देखिए ए यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से आप राइट इंट, राइट फ्लोट, बाकी आप चलाते रहो यार, ठीक है। अगर आपको एक सिंगल कैरेक्टर लेके राइट कराना है तो राइट कैर, ठीक है। सर ये समझ में नहीं आया, आपने 97 लिखा था, हाँ तो वहाँ पे ए क्यों लिया आपने तो इंट में राइट करा है ना उसको। हाँ सर, यार, ये देखा अच्छा लग रहा है। ये तो वही चीज होगी ना जो अभी बाइट्स जो कंसेप्ट चल रहा था वो उसी तरह से चलेगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ, फाइल का जो कंसेप्ट होगा वो तो आपके लिए, आपका फॉर्मेट आप ये तो ऊपर लेवल पे एक फॉर्मेट हो गया कि आप इंटीजर में, कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है प्रोग्राम बना रहे हैं, नहीं मैं इंट ही, मेरे पास इंटीजर आ गया यार, अब क्या करूं, तो अब इंट को बाइट में कन्वर्ट करो, ये वो नहीं, राइट इंट चला दो, अपने आप वो काम कर लेगा इंटरनली जो उसका प्रोसेस होगा। इसी तरह से अगर आपके पास कोई कैरेक्टर है तो कैरेक्टर को इस तरह से राइट करा दो, ठीक है। तो राइट कैरेक्टर, रीड कैरेक्टर, राइट मतलब राइट रीड जो भी है, मतलब सब कुछ सारे फॉर्मेट में डेटा रीड राइट कराया जा सकता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमें डेटा इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के बारे में समझ में आ गया, और रीड लाइन भी कर सकता है, ये आपने देखा। सर 97.5 सर क्या आएगा आपको? तो सर जी वो जो राइट फ्लोट चलाना पड़ेगा उसके लिए, फ्लोट वाला ये 97.5 दोगे, ये तो मैंने कभी करके देखा नहीं। राइट फ्लोट में एफ लगाना पड़ेगा क्या? हाँ चलो ठीक है, बाकी को कमेंट कर देते हैं। चलो भाई देखते हैं परवेज का क्या है ये, और फिर हमें रीड फ्लोट ही चलाना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही फ्लोट वैल्यू हमें मिल जाएगा। फ्लोट, अब तुम ये देखना है कि वो कोई सिंबल लेगा मेरे ख्याल से, है ना, कोई सिंबल। मुझे लग रहा है 7 को सर आपने फ्लोट में स्टोर नहीं किया सर, इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। नहीं सर, मैं फ्लोट में ही स्टोर करूँगा ना, क्या चिंता कर रहे हो, हमें तो वही मिलेगा जो हमने डाला है फाइल में। बट फाइल में क्या स्टोर हुआ होगा वो देखना है, तो फाइल को ओपन कर लो, कोई एक सिंबल है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, कोई एक सिंबल है ऐसे, तो यानी कि जो उसको सिंबल लेना था लिया होगा उसने, क्या है क्या नहीं है इतना ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डेटा का हो गया कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, जिस तरह से डेटा इनपुट स्ट्रीम से आप दो फाइल एक साथ रीड कर पा रहे थे, अभी आपने किया, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जहां आपने डेटा, सॉरी कंट्रोल Z, जहां आपने डेटा इनपुट स्ट्रीम लगाया है ना, उसको हटा के इसको कमेंट करके, और यहीं पे आप लिख लो क्या, प्रिंट स्ट्रीम, है ना, प्रिंट स्ट्रीम, समझ रहे हो। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो मेथड है दैट इज प्रिंट ln, ठीक है। अच्छा, प्रिंट स्ट्रीम तो आउटपुट स्ट्रीम है ना, सॉरी ये तो आउटपुट स्ट्रीम हो गई, तो वो यहाँ नहीं काम करेगी, तो इसके लिए चलो एक अलग ही वो बना लेता हूँ, इनपुट स्ट्रीम नहीं है ना, प्रिंट स्ट्रीम एक आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। चलिए ठीक है, इसको कमेंट जो लगाया हटा देते हैं। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, फाइल इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम पढ़ लिया, डेटा पढ़ लिया, फिर आपने क्या नाम है बाइट एरे पढ़ लिया, बफर्ड पढ़ लिया, ठीक है, सीक्वेंस पढ़ लिया। तो अब मैं आपको प्रिंट स्ट्रीम क्लास के बारे में बता देता हूँ। प्रिंट स्ट्रीम क्या है, प्रिंट स्ट्रीम डेमो, प्रिंट स्ट्रीम डेमो। प्रिंट स्ट्रीम एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, प्रिंट स्ट्रीम एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है। इसके पास एक मेथड है प्रिंट ln, जो डेटा को राइट कराने के लिए यूज होता है। तो हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है और इसका प्रिंट ln मेथड चलता है जो डेटा राइट कराता है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फिर मैंने लगाया ट्राई एंड कैच, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो प्रिंट स्ट्रीम, ओके। सो प्रिंट स्ट्रीम एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है जो डेटा राइट कराता है। तो मैंने प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, लिखा प्रिंट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है। और
प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया एंड इसका कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करूं। अच्छा, बिना इसके पास करे नहीं लेगा, ये आउटपुट स्ट्रीम टाइप का पैरामीटर लेता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास। देखना चाहते हो आप तो यहाँ से देख लो। प्रिंट 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 स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर देखिए तो ये किस टाइप का, एक फाइल टाइप का पैरामीटर लेता है, एक आउटपुट स्ट्रीम लेता है, मतलब कई पैरामीटर लेता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं पता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास के एक ऑब्जेक्ट में आउटपुट स्ट्रीम का पैरामीटर दे सकता हूँ। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम समझ ही रहे हो ना। आउटपुट स्ट्रीम तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो भी डाल दो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो पाथ उठाना पड़ेगा और यहाँ से ये पूरा पाथ मैंने कॉपी कर लिया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। ठीक है, और ठीक है, यही नाम रहने दिया। ओके, इसका नाम .txt रखते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रिंट स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ये डेटा डाल देते हैं। आपको पता है ये प्रिंट स्ट्रीम का ही मेथड होता है प्रिंट एलन, समझ रहे हो। प्रिंट एलन जो आप चलाते हो, जो डेटा राइट करता है, कहाँ पे, system.out.println में जो प्रिंट एलन यूज करते हो वही वाला है। लेकिन जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने फाइल का रेफरेंस दे दिया है, कंसोल पे जो राइट करता है, हाँ कंसोल पे जो राइट करता है, ये वही प्रिंट स्ट्रीम क्लास है। तो ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके मेथड पे जब मैं ये मतलब डेटा राइट करूँगा तो इसके कंस्ट्रक्टर में फाइल का रेफरेंस है, तो ये डेटा कहाँ पहुँचा देगा, फाइल में। ठीक है, ये डेटा फाइल में पहुँच चुका होगा। docfile.txt ओपन करिए तो ये देखिए डेटा फाइल में पहुँच चुका है, समझ रहे हो। मतलब प्रिंट स्ट्रीम एक हाई लेवल की आउटपुट स्ट्रीम क्लास है और इसके मेथड अगर देखोगे तो ये सब इसके मेथड हैं। बट इसका जो पॉपुलर मेथड है वो है प्रिंट एलन, प्रिंट 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 एफ। मतलब इसका प्रिंट मेथड जो है ओवरलोडेड है। आप इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग, किसी भी फॉर्म में डेटा इसके अंदर राइट करा सकते हो। और इवन जो system.out.println हम लिखते हैं, system.out.println लिखते हैं, वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास की ही कहीं न कहीं एक कहानी है। मतलब कहीं न कहीं प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ही वो मेथड है, प्रिंट एलन मेथड, जो आप system.out.println के साथ लिखते हो। ठीक है, तो आज आपको मैंने आपसे बोला था कल लास्ट टाइम पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं लिखूंगा system.out.println। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा हेलो हाय, जो भी लिखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये डेटा है ये अभी कंसोल पे दिखाएगा। इसको कमेंट कर देता हूँ, या तो इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा यहाँ दिखा रहा है यहाँ ना दिखाए, फाइल में पहुँच जाए। पता कैसे जा सकता है, एक लाइन का कोड लिखने से। वो कोड होगा क्या, वो कोड होगा सिस्टम क्लास का एक मेथड होता है सेट आउट, और इसमें जो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो मैंने डाल दिया। अब मेरा जो ये आउटपुट है हेलो हाय, कंसोल पे नहीं दिखने वाला है, देख सकते हो, नहीं दिख रहा है कहीं नहीं। मैंने रन कर दिया, नहीं दिख रहा है, वो फाइल में पहुंच चुका है। फाइल ओपन करके दोबारा देख लो, ये देख लो पहुंच चुका है, समझ रहे हो। तो ये कहानी है। तो चलो आज मैं आपको कहानी पढ़ाई देता हूँ, समझाई देता हूँ कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलन क्या है। तो आप मे भी जानते भी होंगे, पहले भी आपको बताया है। क्यों है भी आज आपको मैं समझाता हूँ कि क्यों है, क्यों बनाया गया ये सिस्टम, क्या पर्पस है और ये कैसे वर्क करती है कि नहीं। ठीक है, तो सुनिए जरा, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन जरा समझिएगा। आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास
कोई भी XYZ कुछ भी डेटा है ना, और उस पर्टिकुलर डेटा को मैं किसी मॉनिटर पे दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपने कहा अरे सर क्या ज़रूरत है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चला लो काम हो जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मान लो मेरे पास नहीं है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मुझे अपना डेटा कहाँ दिखाना है, कंसोल पे। तो कैसे दिखा सकते हो, कैसे दिखा सकते हो? एज्यूम करो आपको अपना डेटा कंसोल पे दिखाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, लाखों करोड़ों रुपए का चीज़ बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना है। ये आपका कंसोल है या मॉनिटर है, और इस मॉनिटर पे आपको अपना आउटपुट शो कराना है। कैसे कराओगे, क्या लॉजिक लिखोगे? हैं, मान लो आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं है, तो कैसे यहाँ तक पहुँचोगे? है कोई तरीका? कर सकते हो कोई काम? एनीवन? हैं? अच्छा, ये नहीं कर सकते हो, चलो एक काम करो, यही रीड करके दिखा दो। ये मान लो कीबोर्ड है, और कीबोर्ड्स पे हमारे पास मान लो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, मतलब कीबोर्ड्स की की से अगर मैं मान लो कोई भी इनपुट प्रेस करूं, है ना, जैसे मान लो ये छोटे छोटे हमारे कीज़ हैं, है ना, और मैं कीबोर्ड से डेटा रीड करना चाहता हूं, और मान लो कि आपके पास क्या नहीं है, स्कैनर नहीं है, नहीं जानते हो, कैसे डेटा रीड करोगे? कर पाओगे? काम देता हूँ आज, टास्क देता हूँ आप लोगों को। क्या करना है, ये जो मॉनिटर है, क्या हुआ भाई, आवाज कट गया था क्या? यस सर। अभी आ रहा है आवाज? यस सर। तो क्वेश्चन ये है कि ये मॉनिटर पे हमें डेटा दिखाना है, ठीक है, और ये इस कीबोर्ड से हमें डेटा रीड करना है। स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। नहीं है सर। तो इस कीबोर्ड से डेटा हमें रीड करना है और मॉनिटर पे हमें डेटा दिखाना है, और ना ही हमारे पास स्कैनर है, ना ही हमारे पास सिस्टम क्लास है, ना कुछ है, मेरे पास किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मुझे मॉनिटर पे डेटा दिखाना है और मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना है। कैसे कर सकते हो, है कोई तरीका? किसी को कुछ पता है? नहीं सर। सर ASCII कोड से आएगा तो। ठीक है, तो आज आपके लिए टास्क है, करना जरा, देखते हैं कौन करके लाता है। सर हो नहीं पाएगा सर, बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कीबोर्ड से इनपुट रीड करना चाहते हो और कंसोल पे आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए और कंसोल पे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इसका जो लॉजिक है ना, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका लॉजिक अब मतलब कह सकते हो कि जो सिस्टम जिसने बनाया ना, उसने खुद ही ये लॉजिक लिख के रखा हुआ है। उन्होंने खुद ही इससे रिलेटेड लाइब्रेरीज बना रखी हैं, खुद ही इससे रिलेटेड बफर बना रखा है। वो बफर, वो लॉजिक जो मतलब ऑलरेडी कीबोर्ड के लिए और कंसोल के लिए हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसने बनाया है उसने लिख रखा है ऑलरेडी, समझ रहे हो? तो जब भी आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हो ना, तो की प्रेस करते ही उसका ASCII कन्वर्जन हो जाता है, और कन्वर्जन के थ्रू वो जो इनपुट होता है वो आपकी प्रोग्राम में जाके पहुंच जाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के उस प्रोग्राम के माध्यम से, समझ रहे हो? वो उसको हम एक बफर बोल सकते हैं, कीबोर्ड का बफर एंड कंसोल का बफर, क्योंकि वो रन टाइम की मेमोरीज हैं। तो वो रन टाइम की जो मेमोरीज हैं वो तो हमें पता नहीं है। अगर वो रन टाइम की मेमोरीज हमें मिल जाएं तो हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं और कंसोल पे आउटपुट दे सकते हैं, समझ रहे हो? बोलो भाई। यस सर। तो आप लोग अगर कभी भी रीड और राइट ऑपरेशन करोगे, यानी कि कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए या कंसोल पे आउटपुट देने के लिए, तो आपको वो कीबोर्ड का बफर और कंसोल का बफर चाहिए, जिसके थ्रू आप रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। सर बफर का मतलब जो हम लोग आगे पढ़े वही बफर ना सर? हाँ परवेज, क्या कह रहे हो? सर जो बफर आप बोल रहे सर, बफर का मतलब जो आगे हम लोग ने पढ़े क्लास में बफर, वही बफर ना? बफर मैं बोल रहा ना, मेमोरी।
मैं बोल रहा हूं कि प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो वो प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं, वो है बफर, क्योंकि वो रन टाइम के प्रोग्राम हैं। जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो वो बफर एक्टिव हो जाता है, वो प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। बफर का मतलब वो मैं बोल रहा हूं, वो बफर इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम नहीं। समझने के लिए तो बोल सकते हो कि कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स, कोई रन टाइम की मेमोरीज। अब और वो सारा इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम के पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। तो क्वेश्चन ये है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो भैया उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए, समझ रहे हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए और उसकी लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए जो कह सकते हो परमिशन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देता है यार। नहीं तो कोई भी बंदा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देगा, नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना सकता है, कुछ गड़बड़ी कर सकता है, व्हाटएवर, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मतलब अगर किसी मॉनिटर पे आउटपुट दिखाना है, किसी कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, कंसोल पे आउटपुट देने के लिए लॉजिक जो हमारे सिस्टम के पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, वो लॉजिक्स पड़ी हुई हैं, वो कह सकते हो कि बफर पड़ा हुआ है जिसको हमें कॉल करने का डायरेक्ट परमिशन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला वेंडर नहीं देता है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर हम कैसे रीड-राइट करें। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले बंदे हैं वो एक कंपनीज चलाते हैं, तो कंपनीज का कंपनी से टाई अप होता है। उन्होंने क्या करा, सिस्टम नाम की एक क्लास बना दी, ठीक है ना। तो सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम, समझ रहे हो। जावा जो है उसने सिस्टम नाम की क्लास बनाई और सिस्टम क्लास के अंदर उन्होंने इस कीबोर्ड और कंसोल को, बफर को रीड और मतलब कह सकते हो कीबोर्ड के उस प्रोग्राम को जो कीबोर्ड पे डेटा रीड करती है कीबोर्ड से और मॉनिटर पे जो डेटा राइट करती है उसको जो है उन्होंने कॉल कराया, ठीक है। और वो कॉल कराने का लॉजिक वो हमसे डायरेक्टली शेयर नहीं करते हैं क्योंकि वो नेटिव मेथड्स हैं, नेटिव लाइब्रेरीज हैं। और वो नेटिव लाइब्रेरीज तक जाने के लिए जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी है उन्होंने क्लास बनाई जिसका नाम रखा सिस्टम। तो ये जो क्लास सुनते हो ना, सिस्टम, SYSTM, सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम, समझ रहे हो। इसका नाम ही है सिस्टम, इसीलिए सिस्टम। तो जावा में दिस इज ओनली वन क्लास जिसके पास वो लॉजिक है, जिसके पास वो परमिशन है कि वो कैसे डायनेमिकली, स्टैटिकली नहीं, डायनेमिकली हमेशा जिस भी ओएस पे ये प्रोग्राम चलेगा सिस्टम क्लास का, वो उस ओएस के माध्यम से कीबोर्ड और कंसोल का बफर अपने पास संभाल के रख लेता है, समझ रहे हो। और कीबोर्ड का जो बफर है वो आउटपुट स्ट्रीम बफर है, सॉरी कीबोर्ड का इनपुट स्ट्रीम है क्योंकि वो कीबोर्ड से हम रीड करते हैं। और कंसोल का जो बफर होता है उसको हम आउटपुट स्ट्रीम का बफर बोलते हैं, वो आउट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने जो है कहीं ना कहीं उस कीबोर्ड और कंसोल वाले बफर को अपने पास संभाल के रख लिया। और सिस्टम क्लास को अगर खोल के देखोगे, सिस्टम क्लास को उसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके आप देखो, सिस्टम क्लास का डॉक src जावा लैंग सिस्टम क्लास ऐसे नहीं ओपन कर रहे हो तो इसको ओपन कर लो Notepad++, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम। अच्छा, सिस्टम क्लास को इन्होंने पता क्या कर दिया, सिंगलटन मतलब पैटर्न पे वर्क करा दिया, समझ रहे हो, जिसमें क्लास को फाइनल बना दिया और कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया। मतलब फुल एंड फाइनल, नो वन कैन रीयूज द सिस्टम क्लास। मतलब तो इसके अंदर फैक्ट्री मेथड बने होंगे,
सिंगलटन बना दिया तो मतलब इसका एक सिंगल इंस्टेंस बनेगा, समझ रहे हो। अब कोई इसको रीयूज नहीं कर पाएगा, कोई भी बंदा सिस्टम क्लास को रीयूज नहीं कर सकता किसी भी वे में, किसी भी तरीके से, आइदर बाई एसोसिएशन और बाई इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो सिस्टम क्लास के अंदर एक स्टैटिक ब्लॉक बना दिया गया जिसका नाम है रजिस्टर नेटिव्स। अब ये दो शो नहीं करते हैं हमें रजिस्टर नेटिव्स। आप अगर मेथड कहीं पे कॉल करोगे और देखोगे तो रजिस्टर नेटिव मेथड्स जो है आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये नेटिव मेथड्स जो होते हैं ना वो डायनेमिकली रन टाइम पे लाइब्रेरीज तक पहुँचते हैं, कॉल करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं यार, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ये नहीं शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये नेटिव जो मेथड है वो नेटिव लाइब्रेरीज का यूज करते हुए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो मॉनिटर का बफर और कीबोर्ड के बफर को अपने पास संभाल के रख लेता है। बफर मतलब प्रोसेस समझ लो, मतलब उस तक पहुंचने वाले प्रोग्राम्स को समझ लो, वो प्रोग्राम्स को अपने पास होल्ड करके रख लेता है। समझे नहीं समझे? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जावा में हर क्लास को, जावा में तो हजारों लाखों क्लासेस हैं, तो हर क्लास को सिस्टम तक जाने का परमिशन नहीं है, हर क्लास को कीबोर्ड और कंसोल तक पहुंचने का राइट्स नहीं है। कीबोर्ड और कंसोल पे पहुंचने का राइट्स ओनली सिस्टम क्लास के पास है। बट सिस्टम क्लास बेचारी सिस्टम की ही इंफॉर्मेशन रखती है, ना कि आईओ इंफॉर्मेशन। रीड राइट का ऑपरेशन तो इसके पास है नहीं कि ये रीड भी कर ले, राइट भी कर ले, इनपुट भी दे दे, आउटपुट भी दे दे, समझ रहे हो। रीड राइट के लिए तो स्पेशली इन्होंने पैकेज बना रखा है, आईओ पैकेज। उसमें तो क्लास दे रखा है फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, डेटा फिल्टर्ड वगैरह वगैरह। उन्होंने तो उसके अंदर तो अलग दे रखा है, समझ रहे हो, अलग क्लासेस, अलग मेथड दे रखा है। तो मतलब दो सेक्शन हो गया, एक सेक्शन हो गया सिस्टम और एक वाला सेक्शन हमारे पास हो गया आईओ। सिस्टम क्लास के पास सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन है, कीबोर्ड कंसोल तक पहुंचने का इंफॉर्मेशन है, और रीड राइट का परमिशन आईओ के पास है। तो इन दोनों में समझौता कैसे हो? तो या तो सिस्टम आईओ में चला जाए या तो आईओ सिस्टम आईओ में चला जाए, या तो आईओ को सिस्टम यूज कर ले। तो सिस्टम को तो आप कॉल नहीं कर सकते हो, जैसे देख सकते हो कि ये फाइनल है, प्राइवेट है, तो इसीलिए सिस्टम क्लास रीयूज नहीं कर सकते हो आप। तो सिस्टम क्लास ने कहा फिर एक काम करते हैं, छोड़िए, आईओ को हम खुद ही यूज कर लेते हैं। तभी तो आप देखते हो सिस्टम क्लास आईओ को इंपोर्ट कर रखी है, पहली लाइन इसकी यही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन है कि क्यों कर रखी है, क्यों सिस्टम आईओ को यूज कर रखी है? मैंने बताया ना, रीड राइट का मेथड इसके पास नहीं है, वो तो आईओ पैकेजेस में है, आईओ पैकेजेस के अंदर आने वाले क्लासेस के पास है, क्योंकि वो उनका काम ही है आईओ, इनपुट आउटपुट, इनपुट लेना, इनपुट आउटपुट देना वगैरह वगैरह। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके फाइन। एनी क्वेश्चन? अभी तक का कोई क्वेश्चन? आगे का क्वेश्चन मत पूछना, जितना समझाया उतने में क्वेश्चन पूछना। इसीलिए सर जैसे अगर हम लोग हेलो, हाँ हाँ, जैसे हम लोग ये जावा JDK डाउनलोड करेंगे मैक के लिए, तो उसमें अलग उसकी लाइब्रेरी से कॉल करने के लिए वो रखे होंगे उसमें प्रोग्राम। हाँ जी, सही बात है। और लिनक्स का डाउनलोड करेंगे तो लिनक्स के लिए। हाँ, इसमें केवल विंडोज के लिए है नेटिव मेथड। हाँ हाँ, लेकिन सर जो सर्वर पे चलते हैं उन पे क्या होता है? सर्वर पे चलेंगे तो सर्वर का कंसोल लेके आएगा, और मतलब वो भी सर्वर भी तो यार, सर्वर भी तो किसी सिस्टम भी तो चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो चलती है। वो सर्वर मतलब जादू नहीं होता है, सर्वर मतलब प्रोग्राम होता है जो किसी मशीन पे इंस्टॉल्ड होता है। नहीं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि सर्वर पे सर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? डिपेंड करता है आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज, तो विंडोज़ पे आप विंडोज़ पे सर्वर इंस्टॉल कर लो तो विंडोज़ वाला हो जाएगा, लिनक्स पे इंस्टॉल कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप विंडोज़ पे इंस्टॉल कर लोगे तो विंडोज़ वाला हो जाएगा, लिनक्स पे कर लोगे तो लिनक्स वाला हो जाएगा। मतलब सर्वर कोई भी इंस्टॉल कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, करवाऊंगा मैं आपको इंस्टॉल।
और बताइए। सर सर यस सर। पूछे एक चीज थोड़ा सा उसमें। थोड़ा सा किसमें? इसी में पूछो जो पढ़ा रहा जी हूँ, सर, करंट टॉपिक इसमें पूछो। हाँ इसी से रिलेटेड है। हाँ हाँ पूछो भाई। तो system.in क्या है? तो वो मैंने बताया थोड़ी ना अभी, आपको बताऊंगा बस। वो पिक्चर अभी बाकी है, वो पिक्चर अभी बाकी है।